सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है थर्ड चैप्टर, ठीक है, जनसंख्या संगठन के बारे में। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहला हम लोगों का है जनसंख्या संगठन का जो पहला टॉपिक है वो है लिंग संगठन, ठीक है। लिंग संगठन में जो है हम लोग पढ़ेंगे लिंग अनुपात के बारे में। तो चलिए देखते हैं लिंग अनुपात क्या है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। स्त्री के और पुरुष के बीच का जो अनुपात है, जितना भी जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में होती है, उसके स्त्री की जनसंख्या और पुरुष की जनसंख्या के बीच के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। और कुछ देशों में यह सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। अगर इसे जो है निकालना है लिंग अनुपात को जो है, तो उसे जो है सूत्र द्वारा निकाला जाता है। और जो है यह लिंग अनुपात जो है विदेशों में, ठीक है, यह विदेशों में जो है 1000 जो है स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या पर जो है निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया लिंग अनुपात, पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुना 1000, ठीक है। ये हो गया कितने, भारत में जो है इस सूत्र का प्रयोग होता है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर जो है लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बट पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, ठीक है। यह जो है यह जो है मतलब कि यह दूसरे देशों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भारत में जो है इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो है इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो कम है और पुरुष की जो जनसंख्या है वो अधिक है। मतलब कि 1000 पुरुषों पर जो है स्त्रियों की संख्या को, ठीक है, वहाँ दर्शाया जाता है भारत में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये विदेशों में जो है इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है और भारत में जो है इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बन गया, ये जो है लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। अगर टोटल वर्ल्ड का जो है जनसंख्या अगर माना जाए तो उसमें जो है 100 स्त्री है तो उस पर जो है 102 पुरुष है, यानी कि जो है पुरुष की जनसंख्या जो है क्या है, अधिक है, ठीक है। अब कहीं पर जो है पुरुष की जनसंख्या अधिक होती है, कहीं पर कम होती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, ठीक है। अब देखिए, जहां पर जो है स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी जिस देश में, तो उसे जो है लिंग अनुपात जो है उस देश का जो लिंग अनुपात जो होगा वो अधिक होगा। और जिस देश का जो है स्त्रियों की संख्या जो है कम होगी, वहाँ पर जो है लिंग अनुपात जो है कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेटविया में जो सबसे अधिक है कितना है, 100 स्त्री पर जो है 85 पुरुष। मतलब कि अगर जो है 100 स्त्री है तो उसमें जो है 85 पुरुष है। अब देखिए, ये हो जाएगा सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात। ये जो है ये आपका जो है VVI ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया कि विश्व में जो है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, तो लेटविया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा जो है टॉपिक की ओर। अब हमारा जो अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे कम कहाँ, सबसे अधिक कहाँ था, लेटविया में, और सबसे कम कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, जहाँ 100 स्त्री पर जो है 311 पुरुष है। अब यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है। अनुकूल मतलब कि जो है ठीक ठाक अवस्था में है, और प्रतिकूल जो है उसके लिए जो है उस अवस्था में जो है वह ठीक नहीं है। अब देखिए, ये कितने 139 देशों में जो है स्त्रियों के जो है अनुकूल जो है स्त्रियों के लिए लिंग अनुपात है, और 72 देशों में जो है स्त्रियों के लिए जो है लिंग अनुपात अनुकूल नहीं है, यानी कि प्रतिकूल है। तो ये हो गया हम लोगों के लिंग अनुपात का जो एक टॉपिक था वो जो है खत्म हो गया। अब जो है अगर दीर्घोत्तरीय भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि लिंग अनुपात जो है किसे कहते हैं, तो उसको जो आप लोग डिफाइन करके जितना मैं पॉइंट बताया हूँ उसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं आयु संरचना के बारे में। एक आप लोगों का जो है टॉपिक है आयु संरचना, इसके बारे में जान लेते हैं। 1559 वर्ष आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। मतलब कि ये जनसंख्या जो है 1559 वर्ष के बीच जितने भी जनसंख्या जिस देश में होगी वह जो है कुछ न कुछ कार्य में जो है कुछ न कुछ कार्य में लगी होगी, तो उसे जो है कार्यशील जनसंख्या को जो है इंगित करता है। कौन सा, 1559 वर्ष। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिए,
60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए खर्च अधिक आवश्यकता है। अब देखिए जो 60 वर्ष से अधिक है या 60 वर्ष का जो वह बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, और उसमें जो है देश का जो सबसे अधिक खर्च जो है उसमें जाएगा, क्योंकि जो है उसके किसमें उसमें जो है उसके स्वास्थ्य संबंधी सुधार में, ठीक है, तो वो हो जाएगा 60 से ऊपर का आयु। और 15 से 59 वर्ष का जो आयु होगा वो क्या होगा, कार्यशील जनसंख्या, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य में जो है लगी होगी वो जनसंख्या। अब देखिए वो तो हम लोग जान लिए। अब इसमें देख लेते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। आपको इससे भी क्वेश्चन पूछता है। वृद्ध होती जनसंख्या, यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बुजुर्ग जो जनसंख्या है उसका जो है जनसंख्या कोई भी देश में बुजुर्ग जितना भी जनसंख्या उसमें बुजुर्ग की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृद्ध होती जनसंख्या, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यह है ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है। ग्रामीण यानी कि गांव का, नगरीय मतलब नगर का जो वो संगठन जो है उसके बारे में। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है, ठीक है, रहने का आधार पर। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बहुत ही भिन्न होते हैं। नगरीय जो जीवन है वहाँ अलग होते हैं और जो ग्रामीण जीवन है वो बहुत ही अलग होते हैं। तो ये दोनों में जो बहुत सारे आप लोगों को जो डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिक लोग क्या कहते हैं, कृषि में जो है प्राथमिक क्रिया में लगे होते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में यानी कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक लोग जो है अन्य क्रियाओं में लगे होते हैं। कृषि जो है वहाँ पर नहीं होती है। औद्योगिक नगरों में जो है अत्यधिक जो है उद्योग होता है, ठीक है, और जो है गांव में जो है अत्यधिक उद्योग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत सारा इसमें डिफरेंस है आप लोगों को, जो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों का जो डिफरेंट आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें जो है प्राथमिक क्रिया में संलग्न, यानी कि जो है कृषि में या पशुपालन में इसमें जो संलग्न होते हैं। अब देख लीजिए नगरीय क्षेत्र अब किसको कहेंगे, नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिसमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रिया में संलग्न होती है, ठीक है। गैर प्राथमिक मतलब क्रिया मतलब कि प्राथमिक क्रिया को छोड़ करके, कृषि को छोड़ करके, पशुपालन को छोड़ करके अन्य क्रिया में जो है लगी रहती है। तो ये हम लोग देख लिए इन दोनों में डिफरेंस। अब हम लोग जानते हैं साक्षरता के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साक्षरता। तो देखिए किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक विकास का जो है सूचक होता है साक्षरता। अब देखिए भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। भारत में जो है कोई भी व्यक्ति जिसका जो है 7 वर्ष से अधिक उम्र है, ठीक है, और जो पढ़ लिख सकता है और अंकगणितीय परिकलन, अंकगणित थोड़ा सा जानता है, ठीक है, तो उससे ही हम लोग क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। भारत में जो है साक्षर होने का जो है यही प्रक्रिया कि आप जो है 7 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और जो है और क्या पढ़ लिख सकता है, आपको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और अंकगणित जो है थोड़ा मोड़ा आता हो, तो उसे जो है आप लोग साक्षर जो है हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोगों का जो यहाँ पर अगला पॉइंट है व्यावसायिक संरचना, ठीक है। ये व्यावसायिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष, स्त्री और पुरुष, कृषि, वानिकी, मत्स्य निर्माण, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक परिवहन आदि अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये सभी किसमें, व्यवसाय में भाग लेते हैं। व्यावसायिक संरचना है तो जाहिर सी बात है ये सभी जो है किसमें, व्यवसाय में भाग लेंगे। जितना भी आप लोगों को यहाँ पर जो है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है। अब देख लीजिए निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत जो है रखा जाता है। किसको किसके अंतर्गत रखा जाता है पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो हम लोग कृषि को रख लेंगे, वानिकी को, मत्स्य पालन तथा खनन, ठीक है, खनन मतलब खुदाई, वो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो है द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं, ठीक है। व्यापार मतलब कि जो है खरीद बिक्री, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का साधन, संचार जिसे हम लोग टेलीविजन सब देखते हैं वो सब, और अन्य सेवाएं इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसमें, सॉरी यहाँ पर जो है तृतीय क्रिया, ठीक है। तृतीय क्रिया और द्वितीय क्रिया जो है मैं यहाँ पर नीचे लिखा हूँ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो यहाँ पर तृतीय क्रिया के अंतर्गत ये सभी आ जाएगा। और यहाँ पर द्वितीय क्रिया जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा विनिर्माण, ठीक है। और जो चतुर्थक क्रिया है इसके अंतर्गत आ जाएगा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विकास, ये सभी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो चुका है।
और जो जितने भी जो है आप लोगों का जो है जितना भी बुक में जो इस चैप्टर में जो है जितना भी था आप लोगों का टॉपिक, मैंने सभी टॉपिक को लिखा और जो है ये 10 मिनट का वीडियो में जो है आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।